करेंगे हीट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक ध्वनि का एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग हीट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले छोटा टॉपिक पढ़ लेते हैं और हीट का 2-3 टॉपिक आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और बाकी टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वायु स्तंभों का कंपन। स्वरक टोन। सरल आवर्त गति से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह स्वरक कहलाती है। टोन किसे कहते हैं? सरल आवर्त गति से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह स्वरक कहलाती है। स्वर नोट किसे कहते हैं? आवर्त गति से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह उस ध्वनि उत्पादक का स्वर कहलाती है। सन्नादी तथा अधिस्वरक। हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स। किसी स्वर में उपस्थित अधिक आवृत्ति वाले स्वरक टोन्स को अधिस्वरक ओवरटोन कहते हैं। जब अधिस्वरकों की आवृत्तियाँ मूल स्वरक की यथार्थ अपवर्त्य एग्जैक्ट मल्टीपल होती है तो ये सन्नादी हार्मोनिक्स के नाम से पुकारी जाती है। अब है आर्गन पाइप। आर्गन पाइप किसे कहते हैं? खुले आर्गन पाइप ओपन इंड आर्गन पाइप की मूल आवृत्ति N=V/2L तथा बंद आर्गन पाइप क्लोज्ड इंड आर्गन पाइप के मूल आवृत्ति N=V/4L, जहाँ V वायु में ध्वनि का वेग और L आर्गन पाइप की लंबाई है। अब है खुले आर्गन पाइप में सम इवन तथा ऑड दोनों प्रकार के सन्नादी पैदा होते हैं। मूल स्वरण प्रथम सन्नादी प्रथम अधिस्वरक, द्वितीय सन्नादी द्वितीय अधिस्वरक, तृतीय सन्नादी आदि होते हैं। प्रथम अधिस्वरक की आवृत्ति N1=2N, द्वितीय अधिस्वरक की आवृत्ति N2=3N etc. होते हैं। बंद आर्गन पाइप में केवल विषम सन्नादी पैदा होते हैं। खुले आर्गन पाइप में सम और विषम दोनों प्रकार के सन्नादी पैदा होते थे, लेकिन बंद आर्गन पाइप में सिर्फ और हार्मोनिक्स होंगे। ठीक है। मूल स्वरण पहला सन्नादी पहला अधिस्वरक, तृतीय सन्नादी और द्वितीय अधिस्वरक पंचम सन्नादी आदि कहलाते हैं। मूल स्वरक पहला सन्नादी पहला अधिस्वरक, तृतीय सन्नादी और द्वितीय अधिस्वरक पंचम सन्नादी आदि कहलाते हैं। प्रथम अधिस्वरक की आवृत्ति N1=2N, द्वितीय अधिस्वरक की आवृत्ति N2=5N etc. होते हैं। ठीक है। अब है स्वरमापी। सोनोमीटर। यदि स्वरमापी के तार से लटकाया गया द्रव्यमान M, तार की त्रिज्या R, घनत्व D तथा दो सेतुओं के बीच की दूरी L हो तो मूल आवृत्ति क्या होगी? N=1/2L √mg/πr²d, जहाँ πr²d तार की एकांक लंबाई का द्रव्यमान M तथा mg तार पर तनाव T है। ठीक है। अब हम लोग ऊष्मा स्टार्ट करेंगे पढ़ना। ताप व ऊष्मा पढ़ते हैं। ताप या तापमान टेम्परेचर वस्तु की उष्णता और शीतलता के माप को ताप कहते हैं, अर्थात ताप वस्तु की ऊष्मीय अवस्था का सूचक है। इसी के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। ऊष्मीय ऊर्जा सदैव उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु में जाती है। ऊष्मीय ऊर्जा सदैव उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु में जाएगी। ठीक है। अब है ऊष्मा हीट। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो दो वस्तुओं के बीच उनके तापांतर के कारण एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होती है। स्थानांतरण के समय ही ऊर्जा ऊष्मा कहलाती है। वस्तु का ताप वस्तु में ऊष्मा की मात्रा तथा वस्तु के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, जबकि किसी वस्तु में निहित ऊष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान और ताप पर निर्भर करती है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। ऊष्मा को कार्य में बदला जा सकता है क्योंकि ऊष्मा एक ऊर्जा है, उसको कार्य में बदला जा सकता है, ये याद रखिएगा। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले रमफोर्ड ने दिया। बाद में डेवी ने बर्फ़ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया। क्योंकि बर्फ़ को पिघलने के लिए ऊष्मा का और कोई स्रोत नहीं था, अतः यह माना गया कि बर्फ़ को घिसने में किया गया कार्य बर्फ़ पिघलने के लिए ली गई आवश्यक ऊष्मा में बदल गया।
बाद में जूल ने अपने प्रयोगों से इस बात की पुष्टि की कि ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। ये कौन बोले थे? जूल ने अपने प्रयोगों से इस बात की पुष्टि की कि ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है। ठीक है, जूल ने बताया कि जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे ऊष्मा या यांत्रिक तुल्यांक मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहते हैं तथा इसको J से सूचित किया जाता है। यदि W कार्य करने से उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा Q हो तो W/Q क्या हो जाएगी? इक्वल टू J, मतलब W इक्वल टू JQ। ठीक है, W हो गया वर्क, J हो गया जूल, Q हो गया ऊष्मा की मात्रा। ठीक है, और J को जूल भी बोलेंगे और J यहाँ पे मतलब मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट भी हो गया। ठीक है, मैकेनिकल मतलब ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक J हो गया, जहाँ J का मान क्या हो जाएगा? 4186 जूल पर किलो कैलोरी, या मतलब J का मान हो गया 4186 जूल पर किलो कैलोरी या 4.186 जूल पर कैलोरी या 4.186 इंटू 10⁻7 अर्ग पर कैलोरी होता है। इसका तात्पर्य हुआ कि यदि 4186 जूल इसका तात्पर्य हुआ कि यदि 4186 जूल का यांत्रिक कार्य किया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा 1 किलो कैलोरी होगी। ठीक है, ऊष्मा के प्रभाव। भौतिक परिवर्तन। किसी वस्तु पर ऊष्मा के प्रभाव से उसकी भौतिक संरचना यथा रंग, रूप, आयतन, ताप एवं अवस्था आदि में परिवर्तन होते हैं। जैसे ताप में परिवर्तन, साधारणतः सभी वस्तुओं को गर्म करने पर उसका तापमान बढ़ता है। आयतन में परिवर्तन, सामान्यतया प्रत्येक वस्तु में ऊष्मा परिवर्तन से उसके आयतन में परिवर्तन होता है। साधारणतः ऊष्मा की मात्रा बढ़ने से उसका आयतन बढ़ता है। अब है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन में पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव एवं गैस। ये अवस्थाएं तापमान में परिवर्तन के कारण होती है और ताप में परिवर्तन ऊष्मा के कारण होती है, अतः अवस्था परिवर्तन ऊष्मा के कारण होती है। अन्य परिवर्तन, गर्म करने पर पदार्थ के रंग, रूप, पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध, विलायक की विलयन क्षमता आदि में परिवर्तन हो जाता है। अब है रासायनिक परिवर्तन। पदार्थ को गर्म करने पर कुछ अस्थायी परिवर्तन होते हैं, जैसे पोटासियम क्लोरेट और मैंगनीज डाइऑक्साइड के मिश्रण को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस मुक्त होकर बाहर निकलती है। नेक्स्ट है ऊष्मा के मात्रक। ऊष्मा का SI मात्रक जूल और CGS मात्रक कैलोरी होता है। ऊष्मा का SI मात्रक क्या हो जाएगा? जूल, और CGS मात्रक पूछेगा तो कैलोरी। कैलोरी 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कैलोरी कहते हैं। 1 ग्राम जल का ताप, 1 ग्राम जल लिए हैं, उसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस अगर आपको बढ़ाना है तो उसको बढ़ाने में जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, जितना हीट लगेगा, तो उसी मात्रा को कैलोरी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी, इंटरनेशनल कैलोरी। 1 ग्राम जल का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी कहते हैं। वही 1 ग्राम जल का ताप को जब आप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना चाहिएगा तो उसमें जितना ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी उसकी मात्रा को क्या कह देंगे हम लोग? अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी कह देंगे। उसके बाद ब्रिटिश थर्मल यूनिट। 1 पाउंड जल का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। जब 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप बढ़ाना चाहते हैं, तब वही 1 पाउंड जल लिए हैं अगर आप, और 1 डिग्री फ़ारेनहाइट ताप आपको बढ़ाना है उस जल का, तो उसके लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होगी उस मात्रा को कह देंगे हम लोग 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ठीक है, यहाँ पे विभिन्न मात्रक से में संबंध दिया है। 1 जूल इक्वल टू 0.24 कैलोरी, 1 जूल इक्वल टू 0.24 कैलोरी, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.186 जूल,
1 किलो कैलोरी इक्वल टू 4.186 इंटू 10⁻³ जूल इक्वल टू 1000 कैलोरी। 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट इक्वल टू 252 कैलोरी। ठीक है। नेक्स्ट है तापमापी। तापमापी थर्मोमीटर। ताप मापने वाले यंत्र को तापमापी कहते हैं। ताप मापने के लिए पदार्थ के किसी ऐसे गुण का प्रयोग किया जाता है जो ताप पर निर्भर करता है, जैसे द्रव के आयतन में प्रसार, गैस के आयतन में प्रसार, पदार्थ के विद्युत प्रतिरोध में परिवर्तन आदि। तापमापी कई प्रकार के होते हैं, जैसे द्रव तापमापी, गैस तापमापी, गैस तापमापी, प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी, ताप युग्म तापमापी, पूर्ण विकिरण तापमापी, बैरोमीटर आदि। ठीक है। अब है द्रव तापमापी पढ़ते हैं हम लोग, लिक्विड थर्मोमीटर। ठीक है। द्रव तापमापी में मुख्य रूप से अल्कोहल या पारा का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल का प्रयोग उन तापमापियों में किया जाता है जो -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे के ताप मापते हैं। मतलब -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे के ताप को मापना होगा तो हम लोग द्रव तापमापी का उपयोग करेंगे। ठीक है। अल्कोहल -115 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, पारा -39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 357 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। इसलिए पारे का तापमापी लगभग -40 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। डॉक्टरी तापमापी, क्लिनिकल थर्मोमीटर। मानव शरीर के ताप के मापन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले थर्मामीटर को क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। चूँकि मानव शरीर का ताप एक छोटे परिसर शॉर्ट रेंज के बीच बदलता है, वेरी करता है, इसलिए इस थर्मामीटर में न्यूनतम बिंदु 95 डिग्री फ़ारेनहाइट या 35 डिग्री सेल्सियस तथा उच्चतम बिंदु 110 डिग्री फ़ारेनहाइट या 43 डिग्री सेल्सियस अंकित किया जाता है। उसके बाद है 43 डिग्री सेल्सियस अंकित किया जाता है। फिर गैस तापमापी, गैस थर्मोमीटर। स्थिर आयतन हाइड्रोजन गैस तापमापी से 500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापा जा सकता है। हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन गैस लेने पर 1500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापा जा सकता है। 1500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापा जा सकता है। ठीक है। फिर प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी, प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। इसके द्वारा -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापे जाते हैं। अब है ताप युग्म तापमापी, थर्मोकपल थर्मोमीटर। इस प्रकार के तापमापी में -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापा जा सकता है। ताप युग्म तापमापी सीबेक प्रभाव पर आधारित होता है। ताप युग्म तापमापी किस प्रभाव पर आधारित होता है? सीबेक प्रभाव पर आधारित होता है। सीबेक प्रभाव क्या है ये पढ़ लेते हैं लोग। सीबेक इफेक्ट, ये जब दो भिन्न भिन्न धातुओं के तारों के सिरों को जोड़कर एक बंद परिपथ बनाए जाते हैं तथा इस परिपथ की संधियां जंक्शन को अलग अलग तापों पर रखते हैं तो परिपथ में धारा बहने लगती है। इसे ताप विद्युत धारा कहते हैं तथा इस प्रभाव को सीबेक प्रभाव कहते हैं। ठीक है। क्या था एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। जब दो भिन्न भिन्न धातुओं के तारों के सिरों को जोड़कर एक बंद परिपथ बनाते हैं, दो भिन्न भिन्न धातु के सिर ले लिए हैं, मतलब तार ले लिया, उसके सिरों को लास्ट को तार के लास्ट जोड़ को जोड़ के और एक बंद परिपथ बनाते हैं तथा इस परिपथ की संधियां जंक्शन को अलग अलग तापों पर रखते हैं तो परिपथ में धारा बहने लगती है। इसे ताप विद्युत धारा कहते हैं तथा इस प्रभाव को सीबेक प्रभाव कहते हैं। अब है पूर्ण विकिरण उत्तापमापी, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। इस तापमापी की सहायता से अत्यधिक ऊंचे एवं दूर स्थित वस्तुओं जैसे सूर्य आदि के तापों की माप की जा सकती है। यह तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार उच्च ताप पर उसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। किसी भी निश्चित समय में वस्तु द्वारा उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की माप कर वस्तु के ताप की गणना कर ली जाती है। प्रायः 800 डिग्री सेल्सियस से ऊंचे ताप ही इस तापमापी से मापे जाते हैं।
टोटल रेडिएशन पायरोमीटर से, ठीक है। इससे नीचे के ताप नहीं। इसका कारण यह है कि 800 डिग्री सेल्सियस से कम ताप की वस्तुएं ऊष्मीय विकिरण उत्सर्जित नहीं करती है। नेक्स्ट है ताप मापने के पैमाने, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। ताप मापन के लिए हम दो बिंदु निश्चित करते हैं। पिघलते हुए बर्फ के ताप को हिमांक तथा पारे के 760 मिमी दाब पर उबलते हुए शुद्ध जल के ताप को भाप बिंदु कहते हैं। कई प्रकार के ताप पैमाने प्रचलित रहे हैं, जैसे सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर, केल्विन, रैंकाइन ताप पैमाना आदि। सेल्सियस पैमाना, इसमें हिमांक को 0 डिग्री सेल्सियस तथा भाप बिंदु को 100 डिग्री सेल्सियस अंकित किया जाता है तथा इसके बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक भाग को 1 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। पहले सेल्सियस पैमाने को सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता था। अब है फ़ारेनहाइट पैमाना। इसमें हिमांक को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट तथा भाप बिंदु को 212 डिग्री फ़ारेनहाइट अंकित किया जाता है तथा इनके बीच की दूरी को 180 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक भाग को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं। र्यूमर पैमाना, र्यूमर स्केल, इसमें हिमांक को 0 डिग्री र्यूमर ताप तथा भाप बिंदु को 80 डिग्री र्यूमर पर अंकित किया जाता है तथा इसके बीच की दूरी को 80 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक भाग को 1 डिग्री र्यूमर कहते हैं। आजकल इस पैमाने का प्रयोग प्रायः समाप्त हो गया है। अब है केल्विन पैमाना। इसमें हिमांक को 273 केल्विन तथा भाप बिंदु को 373 केल्विन अंकित किया जाता है और इनके बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक भाग को 1 केल्विन कहते हैं। विभिन्न पैमानों में संबंध, C-0/100 इक्वल टू, मतलब सेल्सियस -0 डिग्री 0/100 इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32/180 इक्वल टू र्यूमर -0/80 इक्वल टू केल्विन -273/100। ये फार्मूला मेन इम्पोर्टेंट फार्मूला ये है और ये भी। इसका तो उपयोग आजकल बंद हो गया है, तो मतलब इसका यूज नहीं है ज़्यादा। ये तीनों फार्मूला ध्यान में रखिएगा। अब है परम शून्य, एब्सोल्यूट जीरो। अब है सिद्धांत रूप में अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं होती है। सिद्धांत रूप में अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं है, परंतु निम्नतम ताप की सीमा है। किसी भी वस्तु का ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता। क्या बोला जा रहा है? किसी भी वस्तु का ताप -273.15 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता। इसे परम शून्य ताप कहते हैं और केल्विन पैमाने पर 0 केल्विन लिखते हैं, अर्थात 0 केल्विन इक्वल टू -273.15 डिग्री सेल्सियस एवं 273.15 केल्विन इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस। अब विभिन्न पैमानों पर कुछ तापमान। यहाँ पे एक नोट दिया है, केल्विन में व्यक्त ताप को परम ताप कहते हैं। अब है तापमान। जल का जमना 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है। फ़ारेनहाइट में पूछेगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जल जमता है और केल्विन में पूछेगा तो 273 डिग्री केल्विन पे जल जम जाता है। ठीक है। कमरे का सामान्य ताप 27 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कमरे का सामान्य ताप फ़ारेनहाइट में 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में 300 केल्विन। अब ये है मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेल्सियस 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 310 केल्विन। जल का उबलना 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे उबलता है और 373 केल्विन पे उबलता है। अब है विशिष्ट ऊष्मा। किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ को एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है। एकांक द्रव्यमान में जो एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करेगी वो हो जाएगी विशिष्ट ऊष्मा।
अर्थात यदि पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान लेकर उसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए। क्या ले रहे हैं? 1 ग्राम ले रहे हैं ताप कोई पदार्थ और 1 डिग्री सेल्सियस ही बढ़ा रहे हैं, तो इस प्रक्रिया में दी गई ऊष्मा को पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। स्पष्ट है कि m द्रव्यमान में थीटा ताप वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा Q = mc थीटा होगी, जहाँ c उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा है, अर्थात C = Q/m × थीटा। अतः विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रक जूल पर किलोग्राम पर केल्विन होता है। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अतः जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस ये हो जाएगा। अतः जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस होती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान अन्य पदार्थों की तुलना में सबसे अधिक होती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा का मान अन्य पदार्थों की तुलना में सबसे अधिक होती है, ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अब कुछ पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा, शीशा की है 0.03, पीतल की 0.09, ये सब सेल्सियस में है। लोहा की 0.11, कार्बन की 0.17, बालू की 0.20, एल्यूमिनियम की 0.21। उसके बाद है संगमरमर की 0.21, उसके बाद मैग्नीशियम की 0.25, फिर तारपीन की है 0.42, बर्फ़ की है 0.50, अल्कोहल की है 0.60, पानी की है 1। तो यहाँ भी देख रहे हैं जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज़्यादा है अन्य पदार्थों की तुलना में। अब गैसों की विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस। गैसों का आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है, इसीलिए गैसों की 2 विशिष्ट ऊष्माएँ होती है। नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, इस दशा में 1 ग्राम गैस का ताप 1 डिग्री सेल्सियस 1 ग्राम गैस का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वह नियत आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा होती है। यह CV से प्रदर्शित की जाती है। नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, ये हो जाएगा नियत दाब पर किसी गैस की विशिष्ट ऊष्मा की वह मात्रा है जो 1 ग्राम गैस का ताप नियत दाब पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक है। यह CP से प्रदर्शित की जाती है। CV एवं CP के मात्रक कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस या कैलोरी पर मोल डिग्री सेल्सियस या जूल पर मोल डिग्री सेल्सियस है। CP - CB = R, इसको मेयर का सूत्र कहते हैं। CP - CB = R, यानी CP > CB। अब ऊष्मीय प्रसार, थर्मल एक्सपेंशन। सामान्यतः पदार्थ को ऊष्मा देने पर पदार्थ का आयतन बढ़ता है, क्योंकि ताप बढ़ने पर पदार्थ के अणुओं के बीच दूरी बढ़ जाती है। लेकिन कुछ पदार्थ जैसे पानी 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच और सिल्वर आयोडाइड 80 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस के बीच आदि का ताप बढ़ाने पर इनका संकुचन होता है। उष्मित किए जाने पर प्रायः सभी गैसों, बहुत से द्रवों एवं ठोसों में प्रसार होता है, परंतु ये सभी समान रूप से प्रसार नहीं करते हैं। यदि गैस, द्रव एवं ठोस को समान ऊष्मा द्वारा उष्मित किया जाए तो सबसे अधिक प्रसार गैस में होगा, उससे कम प्रसार द्रव में और सबसे कम प्रसार ठोस में होगा। अब है रेखीय प्रसार गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। प्रति डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर किसी वस्तु की इकाई लंबाई में जो वृद्धि या प्रसार होता है उसे रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। इसका मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस होता है। इसे अल्फा से सूचित किया जाता है। रेखीय प्रसार गुणांक = लंबाई में वृद्धि बाय मूल लंबाई गुणे ताप वृद्धि। अल्फा = डेल्टा L/L × डेल्टा थीटा। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन।
प्रति डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर किसी वस्तु के इकाई क्षेत्र में जो प्रसार होता है उसे क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक इक्वल टू क्षेत्रफल में वृद्धि बटे मूल क्षेत्रफल इंटू ताप वृद्धि। अब है बीटा इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा थीटा। अब है आयतन प्रसार गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। प्रति डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर किसी वस्तु की इकाई आयतन में जो प्रसार होता है उसे आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। इसे गामा से दर्शाया जाता है। आयतन प्रसार गुणांक इक्वल टू आयतन में वृद्धि बाय मूल आयतन इंटू ताप वृद्धि। गामा इक्वल टू डेल्टा वी बाई वी इंटू डेल्टा थीटा। अब है रेखीय क्षेत्रीय एवं आयतन प्रसार गुणांक में संबंध। अल्फा इक्वल टू बीटा बाई टू इक्वल टू गामा बाई 3 या बीटा इक्वल टू 2 अल्फ़ा और गामा इक्वल टू 3 अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा रेशियो बीटा रेशियो गामा इक्वल टू 1 रेशियो 2 रेशियो 3 1:2:3। जल का असामान्य प्रसार एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। प्रायः सभी द्रव गर्म किए जाने पर आयतन में बढ़ते हैं, परंतु जल 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर आयतन में घटता है। ये पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का, क्योंकि ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछा है। तो इसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर आयतन घटता है जल का, ठीक है, तथा 4 डिग्री सेल्सियस के बाद बढ़ना आरंभ कर देता है। तो 0 से 4 तक जब जाएगा तो आयतन घटेगा जल का, और बाद में फिर 4 के बाद बढ़ना स्टार्ट कर देगा। इसे ही जल का असामान्य प्रसार कहते हैं। चूँकि जल 4 डिग्री सेल्सियस के बाद गर्म करने पर बढ़ना शुरू करता है, इसका अर्थ यह है कि जल का घनत्व 4 डिग्री पे सबसे अधिक होता है, ठीक है। जल के असामान्य प्रसार का दैनिक जीवन पर प्रभाव। ठंडे देशों में तालाबों के जम जाने पर भी उनमें मछलियां जीवित रहती हैं। ठंडे देशों में तालाबों के जम जाने पर भी उनमें मछलियां जीवित रहती हैं, क्योंकि जल के जमने की क्रिया ऊपर से नीचे की ओर होती है। इस कारण तालाब का ऊपर भाग जम जाता है और नीचे वाला भाग 4 डिग्री सेल्सियस पर जल की अवस्था में रहता है। इससे मछलियां उसमें जीवित रहती हैं। जाड़े की रातों में पाइप फट जाती है। पानी के असमान प्रसार के कारण जाड़े की रातों में पाइप फट जाते हैं। अधिकतर द्रव जब ठोस रूप ग्रहण करते हैं तो वे सिकुड़ जाते हैं, किंतु पानी के साथ स्थिति विपरीत होती है। पानी जमने के बाद सिकुड़ने के बजाय फैल जाता है। यदि पानी 9 लीटर हो तो वह जमने के बाद 10 लीटर ठोस बर्फ में बदल जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि बर्फ बनने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप पाइप में अत्यधिक दबाव सीमा से अधिक हो जाता है और पाइप फट जाता है। अब है ऊष्मा का संचरण, ट्रांसमिशन ऑफ हीट। ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने को ऊष्मा का संचरण कहते हैं। इसकी 3 विधियां हैं: चालन, संवहन और विकिरण। चालन, संवहन और विकिरण। कंडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद कन्वेक्शन पढ़ेंगे, फिर विकिरण पढ़ेंगे, रेडिएशन। अब है चालन, कंडक्शन। जब बिना स्थान परिवर्तन किए ही पदार्थ के तप्त कण उसकी अपनी ऊष्मा अपने बगल वाले कणों को दे देते हैं और पूरी वस्तु गर्म हो जाती है, तो ऊष्मा के संचरण की इस विधि को चालन कहते हैं। अर्थात इस विधि से ऊष्मा के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, परंतु माध्यम के तप्त कणों का स्थान परिवर्तन नहीं होता है। ठोस पदार्थों के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, इसलिए ठोस में ऊष्मा का संचरण इसी विधि से होता है। द्रवों व गैसों में ऊष्मा का संचरण चालन द्वारा बहुत कम होता है। ठोसों तथा पारे में ऊष्मा का संचरण केवल चालन द्वारा होता है। ठोस में और पारे में ऊष्मा का संचरण केवल चालन द्वारा होता है। पदार्थ में चालन द्वारा ऊष्मा का संचरण ऊष्मा चालकता थर्मल कंडक्टिविटी कहलाती है। ऊष्मा चालकता पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है तथा जिन पदार्थों में
ऊष्मा का चालन जितना अधिक होता है उसकी ऊष्मा चालकता भी उतनी ही अधिक होती है। ऊष्मा की चालकता के आधार पर हम पदार्थों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से कर सकते हैं। चालक, कंडक्टर। जिन पदार्थों से होकर ऊष्मा का चालन सरलता से हो जाता है उसे चालक कहते हैं। ऐसे पदार्थों की ऊष्मा चालकता अधिक होती है। सभी धातु, अम्लीय जल, ये एग्जाम्पल याद रखिएगा। कंडक्टर चालक कौन कौन सा है? धातु है, अम्लीय जल है, मानव शरीर है, ये सब ऊष्मा के अच्छे चालक हैं। कुचालक, बैड कंडक्टर। जिन पदार्थों से ऊष्मा का चालन सरलता से नहीं होता है वह बहुत कम होता है उसे कुचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी, कांच, वायु, गैसें, सिलिका, कपड़ा, ऊन, रबर आदि ऊष्मा के कुचालक पदार्थ हैं। बुरे चालक अच्छे रोधक होते हैं, मतलब बैड कंडक्टर्स आर गुड इंसुलेटर्स। कपड़ा, ऊन आदि के अच्छे रोधी गुण गुड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज के कारण उनके रेशे के बीच फंसी हवा होती है। ऊष्मारोधी, थर्मल इंसुलेटर। जिन पदार्थों से ऊष्मा का चालन बिल्कुल नहीं होता उसमें ऊष्मारोधी पदार्थ कहते हैं, जैसे एवोनाइट, एस्बेस्टस आदि। अब है संवहन, कन्वेक्शन। गैसों एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण संवहन के द्वारा ही होता है। गैस और द्रव में संवहन के द्वारा ऊष्मा का संचरण होगा। ठोसों में संवहन विधि द्वारा ऊष्मा का संचरण संभव नहीं है। इस विधि में द्रव एवं गैस के कण गर्म भाग से ऊष्मा लेकर स्वयं हल्के होकर ऊपर उठते हैं तथा ठंडे भाग की ओर जाते हैं। इनका स्थान लेने के लिए पुनः ठंडे भाग से कण नीचे आते हैं। इस प्रकार संवहन विधि में ऊर्ध्वाधर तापांतर होने पर ऊष्मा का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर माध्यम के घनत्व में परिवर्तन होने के कारण संवहन धाराओं द्वारा होता है। पृथ्वी का वायुमंडल संवहन विधि से ही गर्म होता है। पृथ्वी का वायुमंडल संवहन विधि कन्वेक्शन विधि द्वारा ही गर्म होता है। अब रेडिएशन, विकिरण। विकिरण में ऊष्मा के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये 70th बीपीएससी में पीटी में पूछा गया था प्री एग्जाम में, रेडिएशन से। इसके द्वारा ऊष्मा का संचरण निर्वात वैक्यूम में भी होता है। इस विधि में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर बिना किसी माध्यम की सहायता के साथ बिना माध्यम को गर्म किए प्रकाश की वेग से सीधी रेखा में संचरित होती है। विकिरण में ऊष्मा तरंगे के रूप में चलती है, जिन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं। जैसे पृथ्वी तक सूर्य की ऊष्मा विकिरण विधि से पहुंचती है। अब है ऊष्मा संचरण का दैनिक जीवन में उपयोग। ये आज का लास्ट टॉपिक होगा, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कल के वीडियो में करेंगे, कल के क्लास में करेंगे। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को, ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आप लोग को मिलते रहे। अब है दैनिक जीवन में चालन से संबंधित उपयोग। एस्किमो लोग बर्फ़ की दोहरी दीवारों के मकान में रहते हैं। इसका कारण यह है कि बर्फ़ की दोहरी दीवारों के मध्य हवा की परत होती है जो ऊष्मा की कुचालक होती है, जिससे अंदर की ऊष्मा बाहर नहीं जा पाती। फलस्वरूप कमरे का ताप बाहर की अपेक्षा अधिक बना रहता है। अब है शीत ऋतु में लकड़ी एवं लोहे की कुर्सियों एक ही ताप पर होती है, परंतु लोहे की कुर्सी छूने पर लकड़ी की अपेक्षा अधिक ठंडी लगती है। ऐसा आप लोग भी मतलब देखे होंगे कि लकड़ी का कुर्सी से ज़्यादा ठंडा होता है लोहे का कुर्सी। ठंडा में लोहे का सामान अगर छूते हैं तो बहुत ठंडा लगता है। तो उसका कारण क्या है? तो शीत ऋतु में शरीर का ताप कमरे के ताप से अधिक होता है। हम लोग का शरीर का ताप जो है कमरे के ताप से ज़्यादा गर्म होगा, तो लोहा ऊष्मा का सुचालक हो और लकड़ी ऊष्मा का कुचालक होता है। अतः जब हम लोहे की कुर्सी को छूते हैं तो हमारा हाथ से ऊष्मा तापांतर के कारण लोहे की कुर्सी में शीघ्रता से प्रभावित होने लगता है, जबकि लकड़ी की कुर्सी में ऐसा नहीं होता है। इसलिए लोहे की कुर्सी छूने पर लकड़ी की अपेक्षा अधिक ठंडी लगती है। ठीक है। अब है धातु के प्याले में चाय पीना कठिन है, जबकि चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना आसान है। धातु ऊष्मा का कुचालक होता है, सुचालक होता है। पढ़े थे धातु ऊष्मा का क्या होता है? कंडक्टर ऑफ हीट होता है ना, चालक, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है ना धातु।
इसके कारण चाय की उष्मा से धातु के प्याले गर्म हो जाते हैं, जिससे होंठ जलने लगते हैं और चाय पीना कठिन हो जाता है। चीनी मिट्टी का उष्मा के कुचालक होने के कारण ऐसा नहीं होता है। अब है दैनिक जीवन में संवहन से संबंधित उपयोग। अब है समुद्री हवाएं सी ब्रीज तथा स्थलीय हवाएं लैंड ब्रीज। दिन के समय सूर्य की गर्मी से जल की अपेक्षा स्थल जल्दी गर्म हो जाता है, जिससे स्थल की हवाएं ऊपर उठती है तथा उनका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी हवा स्थल की ओर बहने लगती है। इन हवाओं को समुद्री हवाएं कहते हैं। रात में स्थल जल की अपेक्षा जल्दी ठंडा हो जाता है, इसीलिए समुद्र के जल के संपर्क से गर्म हवाएं ऊपर उठती है तथा इनका स्थान लेने के लिए स्थल से समुद्र की ओर हवाएं चलने लगती है। इन्हें स्थलीय हवाएं कहते हैं। अब रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर पेटिका को ऊपर रखा जाता है। इसका कारण यह है कि नीचे की गर्म वायु हल्की होने के कारण ऊपर उठती है तथा फ्रीजर पेटिका से टकराकर ठंडी हो जाती है। ऊपर की ठंडी वायु भारी होने के कारण नीचे आती है तथा रेफ्रिजरेटर में रखी वस्तुओं को ठंडा कर देती है। अब है बिजली के बल्बों में निष्क्रिय गैसों का भरा होना। बिजली के बल्बों में निर्वात के स्थान पर निष्क्रिय गैस जैसे आर्गन भरी जाती है। इसका कारण यह है कि बल्ब में निष्क्रिय गैस भरने से तंतु की ऊष्मा संवहन धाराओं द्वारा चारों ओर फैल जाती है, जिससे तंतु का ताप उसके गलनांक तक नहीं बढ़ पाता है। ऐसा नहीं करने पर बल्ब का ताप तंतु के गलनांक तक बढ़ जाएगा, जिससे तंतु पिघल जाएगी। दैनिक जीवन में विकिरण से संबंधित उपयोग रेडिएशन का बताएगा। रेडिएशन वाला ध्यान में रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी में इसी बार, तो आगे भी पूछने की संभावना है। बादलों वाली रात स्वच्छ आकाश वाली रात की अपेक्षा गर्म होती है। स्वच्छ आकाश वाली रात में पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई विकिरण की ऊष्मा आकाश की ओर चली जाती है। बादल ऊष्मा के बुरे अवशोषक होते हैं, अतः बादलों वाली रात में पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई विकिरण की ऊष्मा आकाश की ओर जाने के बजाय पृथ्वी की ओर लौट जाती है, जिससे पृथ्वी गर्म बनी रहती है। अब रेगिस्तान दिन में बहुत गर्म तथा रात में बहुत ठंडी हो जाते हैं। रेत ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है और हम जानते हैं कि ऊष्मा का अच्छा अवशोषक ही ऊष्मा का अच्छा उत्सर्जक होता है। अतः दिन में सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित करके रेत गर्म हो जाता है, वही रात में वह अपनी ऊष्मा को विकिरण द्वारा खोकर ठंडी हो जाती है। चाय की केतली की बाहरी सतह चमकदार बनाई जाती है। चमकदार सतह न तो बाहर से ऊष्मा का अवशोषण करती है और न भीतर की ऊष्मा बाहर जाने देती है, अतः चाय देर तक गर्म बनी रहती है। अब पॉलिश किए हुए जूते धूप से शीघ्र गर्म नहीं होते, क्योंकि वे अपने ऊपर गिरने वाली ऊष्मा का अधिकांश भाग परावर्तित कर देते हैं। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।